Assalamu alaikum. So today we are recording the revision video for temperature. बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है. ठीक है, आफ्टर हमने इतने सारे लंबे लंबे टॉपिक्स कर लिए तो ये जो है वो आपके पास एक चैप्टर आ गया जो कि बहुत छोटा बहुत आसान है. एंड इफ वी डू इट राइट वी शुड बी एबल टू डू इट विद इन 10 to 15 minutes. So temperature is defined as the measurement of the average kinetic energy of particles in a substance. ये हमें particles की average kinetic energy का अंदाजा देती है, right? Then the next concept that we have is regarding a thermometric property. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वेरी करती है विद टेम्परेचर. ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है और हमें अलाउ करती है टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए. अब जाहिरन बात है इस प्रॉपर्टी की कोई ना कोई खास वजूहात होनी चाहिए जिसकी वजह से ये क्या होगी, ये आपके पास एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी. यानी देयर शुड बी सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. So for the first desirable characteristic that should always be present is that it should have a 1-to-1 relationship. यानी क्या मतलब है? यानी अगर वो मुझे 23, यानी अगर फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी की कोई भी प्रॉपर्टी XYZ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है 23, तो वो एक ही टेम्परेचर को करस्पॉन्ड करनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल 12 डिग्री सेल्सियस. राइट, वो मल्टीपल टेम्परेचर को करस्पॉन्ड ना करे. ये ना हो कि 23 की वैल्यू का मतलब 12 भी हो और जो है वो 15 भी हो. ऐसा ना हो, दो वैल्यूज नहीं हो सकती. क्या होना चाहिए? 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए. एक टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट मैप्ड हो. मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक टेम्परेचर के अगेंस्ट ना हो, या फिर जो है वो मल्टीपल टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट मैप ना हो. तो ये इस बात का मतलब है, सबसे पहली बात 1-to-1 रिलेशनशिप होना चाहिए. एंड नंबर 2, ये जो हमारे पास दूसरी जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होनी चाहिए कि हमारी जो लीनियर रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है. यानी अगर हमारी लाइन एक लीनियर लाइन आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि सबको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ वर्क करना बहुत आसान होता है. ग्रेडियंट निकाल लो, x और y की वैल्यू डाल दो, या जो भी करना है आपने जो है वो x की वैल्यू इसमें प्लग इन कर दो, y खुद ही आ जाएगा. y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लो. तो वो सारी चीजें आपको सबको अच्छी तरीके से आती है और लाइन के साथ वर्क करना बहुत आसान होता है. सो ये क्या लिखा हुआ है? प्रिडिक्ट इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सूटेबल टू मेजर द टेम्परेचर. So the first property we're going to say yes, it's a बेहतरीन property. Why? Because it has a 1-to-1 relationship. देखो, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एक टेम्परेचर की वैल्यू, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एक टेम्परेचर की वैल्यू, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एक टेम्परेचर की वैल्यू. सो इट्स वेरी वेरी सूटेबल. नंबर 2 लाइन है, तो इस पे तो काम करना बहुत ही आसान होगा. बस मैंने अपनी लाइन की इक्वेशन निकाल ली, इसमें टेम्परेचर की वैल्यू डालूंगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू डालूंगा, टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी. बहुत आसान मेरे लिए क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा इस पे वर्क करना. दूसरे वाले ग्राफ को देखते हैं, ये भी मेरे पास सही है. एंड दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ योर थर्मिस्टर. थर्मिस्टर की जो वेरिएशन होती है वो ऐसी होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये हमारे पास ये कहलाती है. राइट, सो यू कैन सी दैट इट इज काइंड ऑफ लाइक अ इनवर्स रिलेशनशिप. देख रहे हो, इनवर्स रिलेशनशिप काइंड ऑफ ग्राफ आ रहा है, तो हम इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं. बेसिकली थर्मिस्टर का होता है, और जैसे मैं पता है हम थर्मिस्टर को इस्तेमाल करते हैं एज अ टेम्परेचर. राइट, सो ये 1-to-1 तो है. देखो 1-to-1 कैसे है? इसकी एक वैल्यू एक वैल्यू, एक वैल्यू एक वैल्यू, एक वैल्यू एक वैल्यू, एक वैल्यू एक वैल्यू, एक वैल्यू एक वैल्यू. सो ये सही तो है, लेकिन मैंने इसे डबल टिक क्यों नहीं लगाया? डबल टिक इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये लीनियर लाइन नहीं है. आप लोग देख सकते हो कि यार जो है वो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कर्व आ रही है. तो जाहिर बात है इसके साथ वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. लेकिन इसके नाम भी हमारा फिक्स है, तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका फिक्स क्या होगा, इसको कैसे इस्तेमाल करें? तो फिक्स ये होता है कि हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें. यानी मैं इस ग्राफ को सिर्फ यहां से यहां लूं, क्या हो गया? लाइन बन गई एक. मैं इसको इस तरीके से मतलब मैं इसको डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि बस यहां से यहां इस्तेमाल करूंगा, या फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं नहीं मैं यहां से यहां इस्तेमाल करूंगा, इसको मैंने लीनियर लाइन बना लिया. तो हमारे पास फिक्स, अगर हमारे पास कोई ग्राफ कर्व भी कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं. So the second graph shows the variation resistance of temperature for thermistor. It does not follow linear relationship. Is there any way to reliably use it as a thermometer? Yes. What you will do? हम लिख देते हैं yes. Restrict its temperature range so that it gives linear relationship. ठीक है. एंड एक्चुअली ये हम सिर्फ थर्मिस्टर को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे. एक्चुअली हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ओवर द कंप्लीट डोमेन स्ट्रेट लाइन ही दिखाती. अगर हमें स्ट्रेट लाइन कहीं दिखा भी रही है तो आगे जाके वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या कर रही होगी? बेंड कर रही होगी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह रही होगी.
तो कंप्लीट टेम्परेचर की डोमेन के लिए कोई भी ऐसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारे पास नहीं है जो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रही हो। तो सिर्फ थर्मिस्टर नहीं है बदनाम, ठीक है, बाकी सारी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, उनके लिए भी हमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट ही करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हर थर्मोमीटर की रेंज होती है, भाई इस रेंज से इस रेंज के अंदर चलेगा वो। लास्टली अगर हम लास्ट ग्राफ की बात करें तो ये तो बहुत ही गलत ग्राफ है। क्यों गलत है? देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको दो टेम्परेचर की वैल्यूज दे रही है, आपको T1 भी दे रही है, आपको T2 भी दे रही है, विच इज रॉन्ग, राइट? सो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या बोला हुआ है? द थर्ड ग्राफ इज द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। ठीक है, सबको पता होगा अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का। तो आपको पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये हमारे पास कुछ अजीब सा होता है। जब हम वाटर को आइस की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है। और जब हम आइस से आगे लेके जा रहे थे तो हमारा जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज भी करता है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनोमलस एक्सपेंशन, हमारे पास वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसकी वॉल्यूम का, राइट? बट यू कैन वंस अगेन ट्राई टू यूज इट एज अ थर्मोमीटर बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। यानी अगर आप कह दो कि यार मैं इसको बस यहां से लेके यहां तक इस्तेमाल करूंगा जहां पे लीनियर है, तो हम वाटर का भी थर्मोमीटर बना सकते हैं, बस उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, वो पूरी रेंज के ऊपर नहीं चलेगा, राइट? तो सिमिलरली जो है हमारे दूसरे वाली चीज का भी आंसर आ जाता है। इसको हम आंसर 1 कर लेते हैं, इसको हम आंसर 2 कर लेंगे। तो क्या लिख लेंगे? यस, वंस अगेन रिस्ट्रिक्ट द रेंज, रिस्ट्रिक्ट द रेंज so that it gives 1-to-1 relationship, 1-to-1 रिलेशनशिप। जो मैथ्स के बच्चे होंगे जिन्होंने फंक्शंस पढ़ा होगा उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि हम कैसे जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट? आपने बस टर्निंग पॉइंट से आगे का ले लिया कि भाई आपने बोला भाई टर्निंग पॉइंट से आगे या टर्निंग पॉइंट से पीछे का आप ले ले, वहां पे 1-to-1 होगा आपका रिलेशनशिप। अच्छा, आगे चलते हैं हमारे पास। अब आपको क्लियरली मैंने बता दी कि भाई आपके पास जो जितनी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं जाके नॉन लीनियर रिलेशनशिप आपको दिखाना शुरू कर ले। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द सेल्सियस स्केल, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और सबको ये पता है कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंज कर सकता है अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें। सो हमने क्या करना था, इससे मूव अवे करना था, राइट? जो हमारे पास जो करंट हमारे पास मेथोडोलॉजीज थी वो ये थी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे और सेल्सियस में। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी भाई वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो करती थ्रू आउट द होल डोमेन, या फिर वो 1-to-1 नहीं होंगी शायद। और दूसरा मसला क्या है, जो हम स्केल इस्तेमाल कर रहे थे वो डिपेंड कर रहा था ऑन सम ऑफ दोज थिंग्स जो कि खुद उनका बारे में नहीं पता कि वो कांस्टेंट है कि नहीं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन चेंज विद प्रेशर, राइट? या अगर हमारे पास पानी इम्प्योर हो तो वो भी चेंज कर जाता है। सो देयरफॉर वी डेवलप्ड द एब्सोल्यूट स्केल। हमने क्या बनाया? एब्सोल्यूट स्केल बनाया। एब्सोल्यूट स्केल जो है वो आपका एक कंप्लीटली लीनियर स्केल है जो जीरो की टेम्परेचर की वैल्यू पे जीरो से पास थ्रू करता है, ठीक है। और दूसरा एक और इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है 273.16 केल्विन पे, ठीक है। उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में ही पता होने की जरूरत कि वो क्या होता है, राइट? बस आपको ये पता होना है भाई हमारा जो एब्सोल्यूट स्केल है वो हमारा कंप्लीटली लीनियर स्केल है। एब्सोल्यूट स्केल बोलेंगे तो ऑब्वियसली इट मींस द केल्विन स्केल, राइट? एंड जो है वो ये पास तरह से करता है, ये 0 केल्विन में से पास थ्रू करता है। दिस वन द 0 केल्विन, दिस 0 केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। हम इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर पार्टिकल्स के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाऊं, मैं टेम्परेचर को जीरो कर दूं, तो पार्टिकल्स के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होगी, दे विल स्टॉप मूविंग। जो हमारी काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशन है ना कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, वो वाली अजम्पशन हमारे पास क्या कर जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है। एंड दूसरा इसका फिक्स्ड पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने क्या कर दी? एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसमें वो सारी प्रॉब्लम कि भाई नॉन लीनियर रिलेशनशिप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वो भी खत्म कर दिया, और बाकी जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो है वो भी दुनिया में एक ही पॉइंट है, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी ये भी चेंज नहीं कर सकता, ये भी दुनिया में एक ही पॉइंट है। सो देयरफॉर इस स्केल में हमारे पास अब कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस स्केल, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्टली हमारे पास जो है वो थर्मोकपल्स के हवाले से कोई चीज है। सो थर्मोकपल्स हमें हमने क्या याद रखना है? हमने थर्मोकपल्स में याद ये रखना है कि इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो इसका ईएमएफ होता है, एंड बेसिकली द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली क्या होता है, हम थर्मोकपल जब क्रिएट करते हैं
तो हमारे पास एक इसके ना बेसिकली दो जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन ए एक जंक्शन बी। हम जंक्शन बी को किसी फॉर एग्जाम्पल कोल्ड चीज में डाल देते हैं और इसको किसी हॉट चीज में डाल देते हैं और ईएमएफ नोट कर लेते हैं। और ये जो ईएमएफ होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके डेल्टा टेम्परेचर के इन दोनों के बीच में बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी दैट। ठीक है, मैं ये फिलहाल यहां से हटा देता हूं। सो क्या लिखा हुआ है, अ थर्मोकपल इज मेड बाय कीपिंग इट्स जंक्शन बी फिक्स्ड इन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। The junction A is first inserted into boiling water 100 degree Celsius at which the EMF produces 4.5 volts. Okay. So हमें क्या पता लगा, हमें यह पता लगा कि भाई जब हमारा डेल्टा टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टेम्परेचर हमारा 100 माइनस 0 यानी 100 है, तो हमारा ईएमएफ क्या आ रहा है, हमारा ईएमएफ आ रहा है प्लस 4.5 वोल्ट। फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने क्या करा, हमने जंक्शन ए को निकाल के किसी अननोन टेम्परेचर टी में डाल दिया। तो मैं अगर ये बोल दूं कि यार मेरा जो दूसरा डेल्टा टेम्परेचर है वो क्या है, वो अननोन टेम्परेचर टी, बाकी जंक्शन बी तो फिक्स्ड ही है आइस के अंदर आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेसिकली टी आ जाएगा। इस पे हमें क्या बोल रहे हैं, इस पे हमें बोल रहे हैं कि भाई आपका ईएमएफ जो हमें मिल रहा है अननोन टेम्परेचर टी पे डालने के बाद वो -2.25 वोल्ट मिल रहा है। सो दे हैव टोल्ड यू दैट वी आर गेटिंग -2.25 वोल्ट। So they are asking you calculate the unknown temperature. So let's do that. ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, देखो हमने अभी कहा ये चीज, तो अगर मैं इसको क्या कर लूं, इसको ऐसे ही राइट कर लूं, ईएमएफ इज इक्वल टू कांस्टेंट के टाइम्स डेल्टा टेम्परेचर, तो इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोपोर्शनल साइन हटाया और के लेके आ गया, इक्वालिटी लगा, एंड देन यू कैन से दैट ईएमएफ ओवर डेल्टा टेम्परेचर विल इक्वल टू के। अब मैं ईएमएफ 1 लूं और टेम्परेचर 1 लूं, या मैं कोई और सा ईएमएफ ले लूं और उसका करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ले लूं, वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू बराबर के की होनी चाहिए, क्योंकि के क्या है, के कांस्टेंट है। सो देयरफॉर मैं कोई सी भी ईएमएफ टेम्परेचर ले लूं तो भी कांस्टेंट के ही आएगा, कोई और सा ले लूं तो भी कांस्टेंट के ही आएगा, क्यों, क्योंकि के कांस्टेंट है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज दिस, मैं बेसिकली अप्लाई कर सकता हूं ईएमएफ 1 ओवर डेल्टा टेम्प 1। सो ईएमएफ 1 क्या था मेरा 4.5 वोल्ट था, डेल्टा टेम्प 1 क्या था 100 था, ईएमएफ 2 क्या था -2.25, और डेल्टा टेम्प 2 क्या था, डेल्टा टेम्प 2 मेरा जो है वो टी था, तो मैंने ये प्लग इन कर दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा -2.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5। सो द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज -2.25 इंटू 100 divided by 4.5. So the temperature I am getting is -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेरा अननोन टेम्परेचर टी क्या हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर योर टेम्परेचर। टेम्परेचर इतना सही है, छोटा सही है, बाकी जो इसके कॉन्सेप्ट्स होंगे इसको आप कभी भी अलग से नहीं पढ़ सकते। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, आइडियल गैसेस, ये 3 चैप्टर आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये थर्मल फिजिक्स बना रहे हैं आपकी, तो ये 3 एक साथ पढ़ेंगे। टेम्परेचर में एज सच कुछ भी नहीं है पढ़ने का, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है। हाँ, और ये आपके पास आगे मिल के आ जाएगा आइडियल गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको उधर जो है वो उधर इसकी और चीजें इंशाल्लाह फिर आपको मिल जाएंगी। राइट, बस आज के लिए बस इतना ही है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह आई विल मीट यू वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आइडियल गैसेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।